everyone, welcome to NCERT Easy Explanations. Today we are discuss about biotechnological application in the field of मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इस बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। In the last lecture, we already discussed about biotechnology का application in the field of agriculture. So वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बीटी कॉटन के बारे में हम लोगों ने देखा था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के बारे में देखा था और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे कि और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसके आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप पहले उसको देख लेना ताकि आपको उसके आगे की वीडियो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इमेंस इम्पैक्ट डालता है किस पे, हेल्थ केयर पे। ठीक है, और मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, यानी कि अभी के टाइम पे तुम इतने सारे ड्रग्स देखते हो जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, तो ये सब किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है डोंट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन कॉमन इन द केस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। ठीक है, एटलीस्ट लगभग इम्पॉर्टेंट जो तुमको यहाँ से याद रखने वाली बात है वो ये है कि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अभी तक बन चुके हैं ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में उनमें से 12 हैं जो कि रिसेंटली अभी तक हम लोग देखे हैं। यानी कि अगर इस पैरे की हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट तुम्हारा लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है कि पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बन चुके हैं और उनमें से 12 जो है वो इंडिया से है। ठीक है, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अब हम देखते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अभी के टाइम पे बच्चों दिन पर दिन शुगर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी इंसुलिन की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट वनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको इंसुलिन तो लेना ही पड़ेगा। सो व्हाट वुड अ डायबिटीज़ पेशेंट डू इफ़ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट। सिंपल सी बात है भाई, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इंसुलिन ज़रूरी है। इंसुलिन अब दे भी नहीं करोगे तो क्या होगा, बेचारा मरेगा ही ना, और क्या करेगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड रियलाइज दैट आइसोलेट किया यूज़ इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल। अच्छा हाँ, यहाँ पे या तो आप ह्यूमन से ही इंसुलिन बनाओ, एनिमल से बनाओ, या फिर दूसरे किसी भी सोर्स से आप इंसुलिन बना सकते हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि सडनली होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, बैक्टीरिया से भी आप बना सकते हो इंसुलिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटीज़ पीपल और नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या एक डायबिटीज़ के पेशेंट को, एक शुगर पेशेंट को इंसुलिन ओरली दिया जा सकता है। आप मुझे अगर यस तो आप मुझे कमेंट करो, अगर नहीं तो आप मुझे लाइक करो। ठीक है, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ द स्लैगर्ड कैटल एंड द पिग, यानी कि शुरुआती टाइम में जो इंसुलिन निकाला जाता था, देखो डायबिटीज़ अभी से नहीं है, डायबिटीज़ बहुत पुरानी बीमारी है। ठीक है, सो जो पुराने टाइम पे यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से पहले जो इंसुलिन हम लोग निकालते थे तो कहाँ से निकालते थे, तो इन लोग हम लोग पैनक्रियास ऑफ द स्लग कैटल यानी कि पिग और कैटल के पैनक्रियास से निकालते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स काउस की सम पेशेंट में डेवलप कर देता था एलर्जी और टाइप ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉरेन प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स यानी कि एनिमल सोर्स से जो हम लोग प्रोटीन लेते थे उससे क्या होता था कि जब दूसरे पेशेंट में आप इस इंसुलिन को डालते थे ना तो एलर्जिक रिएक्शन हुआ या फिर उसका रिजेक्शन हुआ, ये या फिर डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते थे, यानी कि वो काम नहीं करता था। इंसुलिन में 2 पार्ट होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, पहला ए दूसरा बी, और ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन है कि जो प्रो इंसुलिन, देखो बच्चों इंसुलिन आपको मैच्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंसुलिन बनाते हो वो मैच्योर फॉर्म में नहीं रहता है, उसको मैच्योर करना पड़ता है। तो जो पहला इंसुलिन होता है ना उसको हम लोग प्रो इंसुलिन बोलते हैं। लेट मी चेंज दिस कलर। सो
बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है उसमें सबसे पहले प्रो इंसुलिन रहता है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होते हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड, ये तीनों रहते हैं प्रो इंसुलिन में। प्रो से जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो जो सी पेप्टाइड होता है वो फ्री हो जाता है, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरह से बस ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बचते हैं। वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन है, इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि मैमल में और ह्यूमन को इंक्लूड करके इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन। किस तरह से बनता है? प्रो हार्मोन के फॉर्म में, जैसे कि प्रो एंजाइम के फॉर्म में, प्रो हार्मोन के फॉर्म में, and need to be proceed before it become a fully mature and functional hormone which contain extra पेप्टाइड रहता है, सी पेप्टाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, वो रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द इंसुलिन में। और द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ ये स्मॉल आर और डीएनए जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन एसेंबल्ड इनटू ए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनता है उसमें सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक इली लिली कंपनी है अमेरिका की, जिसने 1983 में प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, अब वही उसी से फिर इंसुलिन बना था। किसका इस्तेमाल किया था उसने? प्लाज्मिड का। किसका प्लाज्मिड था? इकोलाई का। प्लाज्मिड क्या है बच्चों? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ से आप देख लो। सो ये प्रोड्यूस करता था इंसुलिन, इसके बाद में ए और बी और फिर दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू मिला दिया और इस तरह से इंसुलिन बन गया। सेकेंड जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो है कि जीन थेरेपी में किस तरह से यूज़ होता है। जीन थेरेपी क्या है ना बच्चों, अभी पहले एक बार टेक्स्ट में देख लेते हैं। इफ़ मान लो कि कोई आदमी है, वो पैदा हुआ किसी ऐसी बीमारी के साथ जो कि उसके जीन में है, बोलते हैं ना कि यार ये तो पैदाइशी ऐसा है, इसके तो ख़ानदान में ही ये परेशानी है, यानी कि वो परेशानी उसके जीन में है। आप उसे पैदा होने के बाद ठीक नहीं कर सकते, बहुत करोगे तो शुरुआती टाइम में आप ये नहीं कि वो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, बच्चा वच्चा, उसका शादी वादी सब हो गया, उसके बाद आप उसके ठीक नहीं कर सकते, बहुत ही रेयर चांस है। आप उसको शुरुआती टाइम में या तो जब वो अपने मम्मी के पेट में है तब ठीक कर सकते हो, या फिर जब वो पैदा होने से कुछ टाइम पहले, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में ही, या फिर पैदा हो गया अभी स्टार्टिंग फेज में है तब आप उसे ठीक कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जीन थेरेपी। इफ़ ए पर्सन इज़ बॉर्न विथ ए हेरिडेटरी डिजीज़, एक आदमी है जो कि पैदा हो रहा है हेरिडेटरी डिजीज़ के साथ, कैन बी कोरेक्टिव थेरेपी बी टेकन, मतलब कि क्या ऐसी बीमारी का कोई इलाज है? जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी इस काम को करने के लिए सोचता है। जीन थेरेपी इज़ कलेक्शन ऑफ मेथड। जीन थेरेपी क्या होता है भाई? तो एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जो अलाउ करता है करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट, यानी कि जीन के डिफेक्ट में जो परेशानी है उसको ठीक करता है, और ये डायग्नोस करता है चाइल्ड में या फिर एम्ब्रियो में, और इस तरह से इंसर्ट कर देता है पर्सन के सेल्स में और या फिर टिश्यू में, और ये बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट का जो करेक्शन है वो इन्वॉल्व करता है डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन, यानी कि नॉर्मल जीन को आप डिलीवरी कराइए और उस एम्ब्रियो में, उस इंडिविजुअल में या फिर एम्ब्रियो में, और उस जो बेकार जो जीन है आप उसको हटाइए वहाँ से, और इस तरह से ये जीन थेरेपी काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई पर्सन है, कोई लेडी है, उसके अंदर बेबी होने वाला है, उस बेबी के अंदर हमको ये पता चल गया कि उसके जीन में फलाने नंबर जीन में ये परेशानी है, तो क्या करोगे? अगर मान लो कि उस जीन को, जो जीन खराब है, अगर उस जीन को ही, मान लो ये आदमी औरत है, ठीक है, इस औरत के बेबी है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसके अंदर मान लो जीन ए खराब है, अगर इस ए को आप बदल दोगे दूसरे सेम ऐसा ही जीन के साथ आप अगर एक्सचेंज कर दोगे, तब जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये नॉर्मल पैदा होगा। तो यही काम करता है जीन थेरेपी बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहली बार ना एक जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, वो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो था वो 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर एक जीन है जिसका नाम है एडिनोसिन डी एमिनेज, यानी कि एडीए डिफिशियंसी थी, उसके ऊपर किया गया था। और ये जो एंजाइम है वो क्रूशियल है फॉर इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। और द डिज़ॉर्डर इज़ काउज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन। ये जो परेशानी उस लड़की के अंदर हुई थी उस क्यों हुआ था, क्योंकि उस लड़की के अंदर एडिनोसाइन डी एमिनेज जो जीन है वो डिलीट हो गया था।
और इन सम चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें कि एडीए डिफिशिएंसी कैन बी क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा हो चुका है लेकिन उसके अंदर एडीए की डिफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि उस बच्चे को बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा दो। इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड बाई एंजाइम के थ्रू। तो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप उसका बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट करा दीजिए, हो जाएगा। इन अदर वर्ड एंजाइम को भी रिप्लेस करने से हो जाता है, जिसमें एडीए इज़ गिवन इन द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, या तो आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करा दीजिए अगर किसी ऐसे इंसान को प्रॉब्लम है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू आप उस जीन को रिप्लेस कराइए, या फिर बट द प्रॉब्लम विथ बोथ द केस, या फिर आप देखो जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन है वो भी आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा, या फिर अगर इंजेक्शन आप दे के उस बंदे को ठीक रख रहे हो तो ये भी आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा। ये परमानेंट क्योर नहीं है। वही देखो है कि बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दिस अप्रोच डैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। एज फर्स्ट स्टेप, पहले वाले स्टेप में क्या हुआ है, जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि जो लिम्फोसाइट है उस आदमी का, वो आप एक अलग से कल्चर में, मान लो यह यहाँ पे कोई कल्चर है, यहाँ पे आप इसको ग्रो कराओगे और इसको फिर उस आदमी के अंदर डाल दोगे। तो पहला केस ये रहेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि ए फंक्शनल एडीए सी डीएनए यूजिंग रेट्रोवेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट। दूसरा ये है कि एडीए डिफिशिएंसी जिस आदमी को है तो आप सी डीएनए यानी कि रेट्रोवेक्टर के, वेक्टर होता है ना कि जिसके ज़रिए आप उस बॉडी के अंदर डालोगे। ठीक है, हालांकि ये भी जो है वो इमोर्टल है। तो पेशेंट को अगर आप पीरियोडिकली आपको ये काम करवाना पड़ेगा। द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूज़न ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट। इसलिए हालांकि इफ़ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स जिसमें एडीए इंट्रोड्यूस किया गया और अर्ली एम्ब्रियो, इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए या तो आप अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ही आप उसको अगर ठीक कर दोगे तो परमानेंट क्योर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया ना कि पहले ही आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी कि पैदा होने से पहले अगर उसके जीन को ठीक कर दिया तो सही है। अब तीसरा जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब हुआ, यू नो डैट, तुम जानती हो कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, यानी कि डिजीज़ का जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि किसी भी बीमारी को अगर आप सही तौर पे ठीक करना चाहते हो तो आपको उसकी अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआत में आपको उसकी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, यानी कि उसको पूरी तरह से उस बीमारी को पहले आपको समझना पड़ेगा। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करके आप जो सीरम या यूरिन एनालिसिस करोगे तो इससे अर्ली जो डिटेक्शन है पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। मान लो जीन में कोई परेशानी है तो कहाँ से कर पाओगे, यूरिन में क्या तुमको जीन वाला दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर चेन रिएक्शन है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, इसका इस्तेमाल एड्स के लिए किया जाता है। मान लो किसी इंसान अगर सस्पेक्ट है कि उसको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है तो वैसे बंदे को इलीसा टेस्ट करवाया जाता है कि पता चले कि उसको एड्स है या नहीं है। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि किसी इंसान के अंदर, मान लो कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, अगर उसके बच्चे में कोई परेशानी है ये अगर हमको पता करना है तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करके उसको ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो मान लो किसी को अगर ऑलरेडी बीमारी हो चुका है, बच्चा पैदा भी हो चुका है, तो आप उसको अच्छे से डायग्नोसिस पहले कीजिए तब उसके बाद इलाज कीजिए। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, यानी कि पैथोजन कहते हैं डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, वॉटेवर। ठीक है, पैथोजन डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि जो पैथोजन का जो प्रेजेंट होता है वो नॉर्मली सस्पेक्ट होता है ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम। यानी कि तुमको मान लो इन्फ्लुएंजा तुमको हुआ है तो तुमको जब उसका सिम्टम दिखने लगेगा तब तुमको पता चलेगा कि हाँ मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। लेकिन जिस दिन तुमको सिम्टम दिखेगा ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन तुमको इन्फ्लुएंजा का वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर आया होगा। तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन ऑलरेडी हैव वेरी हाई इन द बॉडी। और जब तक हमें सिम्टम दिखता है तब तक हमारे बॉडी में उस पैथोजन का जो कंसंट्रेशन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। However, very low concentration of bacteria or the virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि
सिम्टम दिखा तब तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन आपको अगर ये पता करना है, अगर एकदम बहुत ही कम तुम्हारे बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंजा का वायरस भी बहुत कम है, मान लो 1-2 बस आया है, और तुमको पता करना है कि तुमको वो चीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर तुम पता कर सकते हो। उसको पता करने के लिए जो टेस्ट है वो PCR है। PCR से क्या होता है ना कि कम से कम, PCR में बेसिकली होता क्या है ना, एक टेक्निक है जिसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वो चीज़ को जो भी चीज़ है उसको इंक्रीज़ करवा देता है। तो वही अभी आगे चलकर हम लोग PCR देखेंगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट? वही चीज़ डिटेक्ट इस तरह से करता है ना कि लो अमाउंट को मल्टीप्लाई करते जाता है अपने टेक्निक के थ्रू, और इस तरह से हमें पता चल जाता है। PCR इज़ नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV को डिटेक्ट करने के लिए PCR का इस्तेमाल किया जा रहा है एड्स पेशेंट में। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन, यानी कि जीन के अंदर कोई म्यूटेशन है कि नहीं। कैंसर के पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो 2 लिखा होना कि कैंसर के पेशेंट में हुआ या फिर एड्स के पेशेंट में हुआ, दोनों ही में PCR का इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक, ये एक पावरफुल टेक्निक होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, यानी कि किसी इंसान के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब दूसरा है, इस पैरे में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें होता क्या है ना बेसिकली कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना कि जो PCR में क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर RNA, जिसको रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है, प्रोब क्या होता है बच्चों, ये पहले एक बार समझ लो। प्रोब कहते हैं कि जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, इज अलाउड टू हाइब्रिड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन ए क्लोन सेल फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री DNA के साथ यूज़ किया जाता है। द क्लोनिंग हैव द म्यूटेड जीन, जो क्लोनिंग होता है, जो क्लोन होता है उसके अंदर जो म्यूटेड जीन होता है विल नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, यानी कि जो कॉलोनी होता है उसमें जो डिफेक्टेड जीन रहेगा वो अपेयर नहीं होता है फोटोग्राफिक फिल्म पे, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेड जीन, यानी कि जो म्यूटेंट जीन रहता है उसके साथ वो प्रोब कम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रोब का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई डिफेक्टेड जीन है तो उसको पता करने के लिए प्रोब के पास इसको तुम ऐसे समझो कि प्रोब मान लो है बॉयफ्रेंड, ठीक है, और ये हो जाएगा उसकी, ये सब हो जाएंगे उसके गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो इसको इसका कोड पता है, इसको भी इसका कोड पता है, लेकिन मान लो कोई तीसरा कोई बंदा है जो बीच में आ रहा है, तो ये इसके साथ क्यों जाएगा? ये मान लो इसका कोड पूछेगा, या इसको इसका कोड पता ही नहीं रहेगा। जब पता नहीं रहेगा तो ये इसके पास नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोब का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जीन म्यूटेटेड है या नहीं। इलिसा इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि इलिसा में क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन करवाता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन के द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन ग्लाइकोलिसिस से, और इस तरह से एंटीबॉडी सिंथेसाइज होता है अगेंस्ट द पैथोजन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। अब आगे हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल में किस तरह से इस्तेमाल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।